घूंघट वाली और बेशरम बहू का गृह प्रवेश। अरे कहाँ है सब के सब, मेरी बहू आने वाली है। चावल का कलश भर के कौन रखेगा? आलते की थाली भी चाहिए। आंचल, थोड़े हाथ चला लिया कर। जब देखो रील बनाती रहेगी। कितनी रील भरेगी सोशल मीडिया पर? माँ क्या है, रील बना रही थी ना मैं। क्यों आई आप बीच में? अरे क्या बच्ची पर जोर चला रही है? तेरे पाँव तो हिलते नहीं हैं खुद काम करने के लिए। तेरी बहू आ रही है, तुझे काम करने हैं गृह प्रवेश की तैयारी के। जी जी मौसी जी। बोल पड़ी है बुढ़िया मौसिया सास। माँ जी के जाने के बाद ये बहुत सास बनने की कोशिश करती है मेरी। फिर सुरेखा दरवाजे पर कलश से भरा चावल और बाकी का सामान रखकर आरती की थाली लेकर आती है। इतने में उसके बहू बेटे आ जाते हैं। अरे वाह, मेरे बेटे बहू आ गए। नजर न लगे। थू 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 थू। देखिए मौसी जी, मेरी बहू कितनी संस्कारी है, घूंघट में आई है। हाँ हाँ, आजकल की बहू को ऐसे ही होना चाहिए। वो बहू किस काम की जो शर्म हया न रखे घूंघट करके। घूंघट माय फुट। मजबूरी है मेरी कि ये घूंघट में रहना पड़ेगा। आई बड़ी शर्म लाज की बातें करने वाली। चलो माँ, भाभी का गृह प्रवेश करो, उसके बाद मैं अपना शगुन मांगूंगी। कमरे में अंदर जाने को तैयार रहिए भैया। अरे मैंने तेरी कितनी बार ख्वाहिशें पूरी करी हैं, उसके बाद भी तेरा मांगना खत्म नहीं हो रहा। चुप रहो भैया, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये बातें तो होती रहेंगी बहू। तू दाएं पैर से कलश गिरा। प्रियंका कलश गिराती है। इतने में सुरेखा का छोटा बेटा रोहित शिवानी नाम की लड़की से कोर्ट मैरिज कर चौखट पर आता है। रोहित, तू इतनी देर से कहाँ था? तू अपने भाई की शादी में भी नहीं था, कहाँ चला गया था? और ये लड़की कौन है? तेरे गले में वरमाला क्यों है? बता मुझे। माँ, मेरे आते ही आपने एक साथ मुझसे ढेर सारे सवाल पूछ लिए। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। मुझे माफ कर दीजिए, बिना बताए मैंने शादी कर ली। दरअसल शिवानी की माँ उसकी जबरदस्ती कहीं और शादी करा रही थी और ये मैं होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए हमने कोर्ट मैरिज कर ली। क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे ये शादी हरगिज़ मंजूर नहीं है। भैया, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमारे अरमान भरोसा सब तोड़ दिए। तू चुप रह। तूने अपने अरमान बड़े भाई की शादी में पूरा कर लिए ना। वैसे भी आप लोगों का खर्चा बच गया। बिल्कुल, मेरे रोहित सही कह रहे हैं। आपको शिकायत किस चीज की है? मैं सुंदर हूँ, संस्कारी हूँ, दिख नहीं रही वो अलग बात है। चुप कर। कितना पड़ बोलती है। आई नहीं कि चालू हो गई। देख, तू कैसी लड़की लाया है। ये है मेरे घर की बहू। माँ वो बहुत अच्छी है, शादी तो अब हो ही गई है, आपको अपनाना ही पड़ेगा। आए हाय, पता नहीं कैसी बहू है ये। इसे तो कोई शर्म ना है, ना लाज है, ना ही सर पर घूंघट है। और कपड़े पता नहीं क्या छोटी सी फ्रॉक पहन के आई है। नमस्ते बड़ी वाली सासू माँ। ये कहते ही मॉडर्न बहू लपक कर वसुंधरा के पैर छूती है, जिससे डरकर वो कदम पीछे कर लेती है। ये कोई बड़ी फ्रॉक नहीं, इसे शॉर्ट ड्रेस बोलते हैं। क्या है ना, साड़ी पहननी नहीं आती। और जो लहंगा था वो गर्मी की वजह से उतार दिया। चा 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 चा, ये रंग है नई बहू के। माँ, शादी तो हो ही गई है, वो भी कानूनी तरीके से। आप मानो या ना मानो, वो आपकी बहू है, इसलिए यहां पर खड़े रहने से अच्छा है आप दोनों बहू का गृह प्रवेश कर दो। ये सुन दिल पर पत्थर रखकर सुरेखा को दूसरी बहू को अपनाना ही पड़ता है। फिर उसकी दोनों बहू का एक साथ गृह प्रवेश होता है। वो दोनों की आरती करती है। थकने की वजह से सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन दोनों बहू सुबह उठकर रसोई में खाना बनाने चली जाती है। घूंघट वाली बहू से घूंघट में खाना बन नहीं रहा था, वो तब भी खाना बना रही थी। वहीं मॉडर्न बहू शॉर्ट ड्रेस पहने पास्ता बनाती है। ये क्या देवरानी जी, तुम पास्ता बना रही हो? जानती हो पहली रसोई में ये नहीं बनता। दूसरी बात, तुम्हें घर वाले इस घर की बहू नहीं मानते। अरे कपड़े, शक्ल और खाना देखकर सासू माँ का पारा हाय हो जाएगा। प्यारी जेठानी जी, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हीं कपड़ों में यही खिलाकर माँ जी को खुश करूंगी मैं। आप देखना। कुछ देर बाद दोनों बहू खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती हैं। शिवानी सबको पास्ता परोसती है। इतने में सुरेखा उसके कपड़े देखकर भड़क जाती है। छोटी बहू, शर्म भी है? ये तूने क्या कपड़े पहने हैं? बच्चों के कपड़े पहनना जरूरी है क्या? छी छी, तौबा तौबा। कर लो और लव मैरिज। ओफो माँ जी एंड बड़ी सासू माँ, आप दोनों इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं? ये कपड़े मेरे ही हैं, किसी बच्चे के कपड़े नहीं हैं।
ये मेरे हैं। खैर छोड़िए, आप मेरे हाथ का बनाया हुआ पास्ता खाइए। मुझे तेरे हाथ का कुछ नहीं खाना। बताओ, व्हाइट चीज बना दी। तभी शिवानी वसुंधरा के गाल खींचकर प्यार से कहती है, बड़ी सासू माँ, आपके घर पहली रसोई में लाल खीर बनाती? नहीं ना, वो भी दूध से बनती है, सफेद होती है, उसमें भी दूध है, बस ये मीठा नहीं है। एक बार खाकर तो देखिए। बाप रे बाप, ये लड़की मेरे को जरूर गाली सुनवाएगी इस मौसिया सास से। अरे बहू छोड़ उन्हें, तू वो बड़ी है, तू अपना खाना परोस। फिर प्रियंका घूंघट में खाना परोसती है तो गलती से थाली के बाहर टेबल पर डाल देती है। सॉरी माँ जी। क्या फायदा ऐसे संस्कार का कि थाली के बाहर खाना परोसना पड़े। मेरी तरह कंफर्टेबल रहना चाहिए। कपड़े छोटे हैं तो क्या हुआ, सोच बड़ी होनी चाहिए। फिर सब प्रियंका के हाथ का खाना खाते हैं जो कि ज्यादा अच्छा नहीं था, पर रोहित के कहने पर वो सब पास्ता खाते हैं जिसे खाकर सब खुश हो जाते हैं। वाह भाभी, आपका पास्ता तो बहुत ही यम्मी है, जरा एक बार और दीजिए। हाँ बहू, पास्ता अच्छा बनाया है। सच कहूँ तो ऐसा मैंने कभी नहीं खाया। ये पूरी छोले तो खाए ही हैं। देखा जिठानी जी, मेरा जादू चल गया ना। इस बात से घूंघट वाली बहू किलस जाती है। दिन गुजरते हैं। मॉडर्न बहू मॉडर्न तरीके से रहती थी जिसे कोई कुछ नहीं कह सकता था। हाँ, सास थोड़ा बहुत डांट दिया करती थी, लेकिन शिवानी बहुत नटखट थी। नई घूंघट वाली बहू अक्सर घर का काम करके भी कोई तारीफ नहीं पाती थी। तभी एक दिन घूंघट हटाकर वो कहती है, बहुत हो गया। वो इतना चिल करके घर में रहती है, छोटे कपड़े पहनती है। मेरे माथे पर क्या लिखा है? मुझे भी क्लब लॉन्च जाना है, पार्टी करनी है, शॉर्ट ड्रेस पहननी है। ये बोलकर प्रियंका बिना बताए छोटे कपड़े पहन के दोस्तों के साथ पार्टी चली जाती है और रात के 11 बजे घर आती है तो सास की आंखों में बहुत चुभती है। बड़ी बहू, तू बिना बताए कहाँ चली गई थी? और ये सब क्या है? तूने छोटे कपड़े पहने तो क्या हुआ? संस्कारी और घूंघट में रहने का सारा ठेका मैंने ही ले रखा है। आप छोटी बहू को तो कुछ नहीं कहते। मैंने कर लिया तो आंखें दिखा रही हैं आप मुझे। अब जो मेरा मन करेगा मैं वही करूंगी। प्रियंका जवाब देकर कमरे में चली जाती है। देखा बहू, तेरी वजह से उसने क्या हरकत की। तू भी साड़ी पहन लेती तो मुझे अच्छा लगता। हमारे घर की बहू के ये संस्कार नहीं है। सॉरी माँ जी, मैं कल से ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी। अगले दिन से शिवानी साड़ी पहनकर घर के सारे काम करती है। एक दिन सास उदास बैठी थी, तभी माँ जी, मेरी प्यारी माँ जी, आप ऐसे उदास क्यों बैठी हैं? बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। अरे क्या बताऊं बड़ी बहू को, मैंने एक काम करने को कहा तो उसने मुझे उल्टा जवाब दे दिया। मैं अपनी बेइज्जती नहीं सह सकती। अच्छा छोड़ दीजिए, उन्हें बुरा मत मानिए आप। वो 2-3 दिन में खुद समझ जाएंगी। चलिए हंसिए हंसिए। शिवानी सास के गले चिपक कर गालों पर पुच्ची कर देती है जिससे सास हक्की बक्की रह जाती है। बहू, ये तू क्या करती रहती है? पागल लड़की है। हाँ, सच में तू बहुत प्यारी है। सब उल्टा हो रहा है। जिससे उम्मीद की थी वो तो बेकार की ही निकली, और तू नटखट भी है। ये तो मेरी स्पेशलिटी है माँ जी। इतना कहकर शिवानी सास के गुली गुली करने लगती है जिससे सास हंस हंस कर जमीन पर लेट जाती है। सास बहू का ऐसा प्यार चलता रहता है, पर दूसरी तरफ घूंघट वाली बहू रोज किसी न किसी बात पर सुरेखा और घर के बाकी लोगों से बदतमीजी करती थी। तभी एक दिन सुरेखा हाथ पकड़ लेती है तो प्रियंका हाथ झटक देती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? मैं क्या नाड़ी बन के रहूंगी? घूंघट में ही काम करती रहूं? बस कर बहू, हद पार कर दी है तूने अब। शिवानी बहू संभल गई, लेकिन तू तो बिगड़ गई, बदतमीजी पर आ गई। अगर ऐसा ही है तो अपने मायके चली जा। मैंने किसी को यहाँ बांध कर नहीं रखा। जैसे मर्जी रहो, पर लहजे में रहो। हाँ दीदी, आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए माँ जी के साथ। वो मुझसे पहले आपको प्यार करती हैं। ये सुन प्रियंका को अपनी गलती का एहसास होता है। माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने शिवानी की आड़ में आपसे बदतमीजी कर दी। मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। चल ठीक है, अब रो नहीं। हम सब पिकनिक पर जाएंगे और घूमेंगे। इस तरह सब ठीक हो जाता है। फिर पूरा परिवार पिकनिक मनाने जाता है और सब मस्ती करते हैं। सुबह से शाम हो गई, आज तो इस जगह पर एक भी गाड़ी नहीं आई। सोचा था आज मजदूरी का जो भी काम मिलेगा उससे जितनी भी दिहाड़ी बनेगी राशन खरीद कर घर ले जाऊंगा। दिसंबर की कड़ाके की ठंड में शाम के 6-7 बजते ही एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ था। ऐसे में मोहन
सड़क पर इस इंतजार में खड़ा था कि शायद कोई अमीर गाड़ी वाला आकर उसे काम के लिए ले जाएगा। मोहन बहुत मेहनती है। वह एक दिहाड़ी मजदूर है जो पलस्तर पेंट करता है। सारे दिन के बाद भी उसके हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। वहीं दूसरी तरफ गरीब बूढ़ा बुधन ठंड में सड़क पर रिक्शा खींच रहा है। आज तो बड़ी ठंड बढ़ गई है। दिन भर खाली बीत गया, एक भी भाड़ा भी नहीं मिला है। हे भगवान, थोड़ी तो दया दिखा मुझ गरीब पर। तभी बुधन सड़क से जाते एक आदमी को देखकर रिक्शा रोक देता है। साहब, आपको कहीं जाना है क्या? कहिए तो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मेरा घर तो यहाँ पास ही में है। मैं तो बस डोमिनोज तक पिज्जा खरीदने आया था। कितना फर्क है ना अमीरों गरीबों की जिंदगी में। हम गरीबों के पास खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं, मगर अमीरों के लिए सर्दी का मौसम एकदम सुहाना है। हताश मन से बुधन रिक्शा लिए घर लौट आता है, जहाँ टूटे फूटे खटिये पर फूलमती एक फटे पुराने कंबल में ठिठुर रही होती है। अजी राशन पानी ले आए क्या? नहीं जानकी, आज एक भी भाड़ा नहीं मिला। पता नहीं भगवान हम गरीबों को कैसे दिन दिखा रहा है। घर में नई बहू ब्याह कराई है, वो भी क्या सोचेगी। ये कहते हुए जानकी उन दिनों को सोचने लगती है जब 2 महीने पहले गहना बहू बनकर इस घर में आई थी। आओ गहना बहू, हमारे छोटे से घर संसार में तुम्हारा स्वागत है। बहू, हमारे पास रहने को बड़ा घर तो नहीं, ले देकर ये झोपड़ी ही है, जहाँ 2 वक्त की रोटी भी हम मिल बांट कर खाते हैं। माँ जी, मेरे लिए ये झोपड़ी ही किसी महल से कम नहीं, क्योंकि इस घर के परिवार में प्यार है। इस घर की बहू बनकर मैं खुश हूँ। तभी जोर से तूफान उठता है और ठंडी हवाएं टूटी फूटी झोपड़ी से अंदर घुसती हैं। माँ, दादी माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। लगता है भगवान आज हम गरीबों को बेघर करके ही मानेगा। जानकी बहू, ऊपर वाला बड़ा दयालु है, वो हमें बेघर नहीं करेगा। तभी अचानक से आधी झोपड़ी ढह जाती है। अरे बहू, जल्दी से गठरी बांधो, ये घर नहीं बचेगा। गरीब बहू अपनी जेठानी के साथ सामान बटोरकर गठरी में बांधती है और उनके निकलते ही घर टूट जाता है। बाबूजी, आपका रिक्शा कहाँ है? अरे, यहीं तो खड़ा किया था। ठंड और कोहरे की आड़ में उस गरीब का रिक्शा भी चोरी हो गया। सर्दी के कहर की वजह से एक पल में उस गरीब बहू का पूरा ससुराल बेघर होकर सड़क पर आ चुका था। सोहन बैसाखी पर था। पूरे सड़क पर धुंध छाया था। बाबूजी, हम सब कहाँ जा रहे हैं? रात भर के लिए यहीं कहीं ठहराव देख लेते हैं। बहू, इस फुटपाथ पर रहे तो हम गरीबों को पुलिस वालों की गालियां खानी पड़ेंगी और डंडे भी खाने पड़ेंगे। इस वक्त हमारे पास रहने को न घर है न ठिकाना। इस ठंड के कहर से बचने के लिए कोई ना कोई जगह तो ढूंढनी पड़ेगी। चलो चलो आगे देखते हैं। काफी दूर सड़क पर भटकने के बाद वो सभी रेलवे स्टेशन पर आते हैं। तभी गहना को पटरी पर खड़ी ट्रेन की बोगी दिखती है। माँ जी, बाबूजी, वो देखिए, उस पटरी पर ट्रेन की बोगी है, चलिए वहीं चलते हैं। ठंड के कहर से अपने ससुराल वालों को बचाने के लिए वह गरीब बहू उन्हें ट्रेन की बोगी में लाती है। गहना, इस बोगी में तो बहुत ही धूल मिट्टी और गंदगी है, इसे साफ करना होगा। जेठानी जी, हम दोनों मिलकर इसे साफ कर लेते हैं। दोनों गरीब बहुएं बोगी को साफ करके रहने लायक बनाती हैं। तभी आधी रात को ठंड बहुत तेज बढ़ जाती है और बर्फ गिरने लगती है। सभी ठंड से ठिठुरने लगते हैं। बाप रे बाप, सालों में इतनी कड़ाके की ठंड पहली बार देखी है। लगता है अब तो प्राण ही चले जाएंगे। ये सर्द हवा रूह सिहरा रही है। क्या करूं? ले देकर ठंड से बचने के लिए बस ये बोगी है। मुझे यहाँ पर ठंड आने से रोकनी होगी। ससुराल वालों की सर्दी से बिगड़ती हालत को देखकर वह गरीब बहू बोगी से नीचे उतरकर पटरी के आसपास पड़ा कूड़ा करकट जमा करके उसे आग जला देती है, जिससे ठंड थोड़ी कम हो जाती है और काफी देर बाद सभी की आंख लग जाती है। सभी रात बोगी में काटते हैं। इस तरह बिना खाए पिए उन्हें 2 दिन बीत जाते हैं।
माँ भूख लगी है, खाना दो ना। खाना कहाँ से लाकर दूं मेरी बच्ची? माँ रूखी सूखी रोटी ही दे दो, मैं वो भी खा लूंगी। ये कहते हुए चिंकी और बबीता की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं। तभी दोपहर में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती है, जिससे ठंड 4 गुना बढ़ जाती है और ठंडी हवाएं बोगी में घुसने लगती हैं। ओफ, यह ठंड तो हड्डियों में चुभ रही है, लगता है अब जान नहीं बचेगी। हे भगवान, दया करके कोई रास्ता दिखा, मुझसे अपने ससुराल वालों का भूख से सूखा चेहरा नहीं देखा जा रहा। बबीता दीदी, मोहन जी, आप दोनों चलिए मेरे साथ, हम कुछ काम ढूंढते हैं। तीनों ट्रेन की बोगी से निकलकर काम की तलाश पर रेलवे स्टेशन आ जाते हैं, मगर उन्हें कोई भी काम नहीं मिलता। जिसके बाद वह रेलवे स्टेशन से बाहर सड़क पर आते हैं, जहां अमीर लोग गरीबों को ठंड में अनाज बांट रहे होते हैं। शुक्रिया ऊपर वाले, ये रास्ता दिखाने के लिए और यहाँ तक लाने के लिए। दीदी, मोहन जी, देखिए वहाँ अनाज बट रहा है, हम इस अनाज को इस्तेमाल में लाकर इस ठंड में अपने हालात ठीक कर लेंगे। तीनों अनाज लेकर बोगी में आते हैं। मगर गहना, हम इस कच्चे अनाज का क्या करेंगे? मोहन जी देखिए, इस रेलवे स्टेशन पर कितने सारे खाने के ठेले हैं, मगर सभी रेडी वाले रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म का फायदा उठाकर महंगा खाना बेच रहे हैं। अगर ऐसे में हम ज्यादा नहीं तो गर्मा गर्म दाल रोटी बनाकर भी बेचेंगे तो सर्दियों में खूब बिकेंगे। देवर जी, देवरानी जी दाल रोटी बेचने का सुझाव एकदम ठीक दे रही हैं, और फिर ठंड में भला गर्मा गर्म खाना किसको नहीं भाता। और ज्यादातर लोग 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए ही तो अपना घर परिवार गांव की माटी छोड़कर यहाँ शहरों में आए हैं। इसके बाद सभी गरीब बहू के दिखाए रास्ते पर चलते हैं और मोहन रेलवे स्टेशन की पटरी से लकड़ी चुनकर इकट्ठा करता है। वहीं दोनों देवरानी जेठानी ईंट जोड़कर चूल्हे पर फ्राई दाल और रोटी बनाकर ससुराल वालों को खिलाती हैं। अपनी गरीब बहू का सहारा देखकर उसके ससुराल वालों की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं। जुग जुग जीती रह छोटी बहू, अपने घर की लक्ष्मी बनाकर लाए थे तुझे, सोचा नहीं था कि तेरी शादी के बाद ससुराल में पहली सर्दी बेघर होकर इस तरह दुख देकर बीतेगी। माँ जी, ये दुख इतना बड़ा नहीं क्योंकि हम बेघर हुए हैं। भगवान ने हमसे अगर एक छत छीनी तो दूसरी दी भी है। परिवार साथ है, यही बड़ी बात है, हालत तो फिर ठीक हो जाएगी। इसके बाद गहना, मोहन और बबीता तीनों अपनी बनाई हुई दाल रोटी रेलवे स्टेशन पर आकर बेचने लगते हैं। दाल रोटी खा लो भैया, गर्मा गर्म तवे की रोटी फ्राई दाल के साथ 10 रुपए में 2 रोटी भैया। हे भैया, आप लोग सच में 10 रुपए में दाल रोटी बेच रहे हो का? जी हाँ भैया। अरे बहन जी, जरा 1 प्लेट गर्मा गर्म दाल फ्राई रोटी हमें भी लगा दो। जी अभी देती हूँ भाई साहब, ये लीजिए आपकी दाल रोटी और ये आपकी। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है बहन जी, आपने तो बहुत ही बढ़िया दाल रोटी बनाई है। ठंड में इस रेलवे स्टेशन पर इतना सस्ता नाश्ता मिल जाए तो वो भी एकदम गरम। आहा। उस गरीब बहू के बनाए दाल रोटी का स्वाद लोगों को इस कदर पसंद आता है कि रोज ठंड में गरम गरम रोटी और दाल खाने के लिए उसके ठेले पर भीड़ जम जाती। रोज जितनी भी कमाई और आमदनी होती उससे गहना घर लेने के लिए जोड़ने लगती, मगर कई दिनों तक ठंड में उन्हें बोगी में ही रहना पड़ता है। बस कुछ दिनों की बात है, फिर मैं आप सभी को इस बोगी से निकाल कर अपने घर में ले जाऊंगी। माँ जी, बाऊ जी। हर दिन उस गरीब बहू के दिल दिमाग में बस अपने ससुराल वालों की बेघर होने की बात झलकती। उसे बस अपने ससुराल वालों के सर पर एक पक्की छत लाने का सुरूर था, जिसे उसने पूरा कर दिखाया। माँ जी, बाऊ जी, दादी माँ, आप सभी अपना अपना सामान बांध लीजिए। अब हमें और इस बोगी में रहकर ठंड झेलने की जरूरत नहीं। मैंने अपना घर खरीद लिया है जहां हम सुकून से रहेंगे। ये सुनकर गहना के ससुराल वालों की आंखों से आंसुओं के झरने फूट पड़ते हैं और सभी अपनी गरीब बहू के खरीदे पक्के घर में आते हैं। मगर अपने ससुराल वालों को सुकून में देखकर सबसे ज्यादा खुश गरीब बहू गहना थी।